आपको सर दिमागी रूप से इस कदर तैयार रहना होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली मजबूत होना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप करोड़ों बच्चे के बीच में आप गए तो वहाँ पर सर आपका करोड़ों से कंपटीशन था और 7 लाख में आना था, बहुत आसान था। लेकिन अब 7 लाख जो बच गए हैं वो शेर हैं। हर उस गीदड़ को मात दे देंगे जिस गीदड़ में 100% एनर्जी होगी। टंग टुट्टा का तो बातें छोड़ दीजिए। अगर सारे बच्चे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए जिनका भी 45 नंबर प्लस आ रहा है। देर कभी स्टेशन पे मिलना, हम तो यही चाहते हैं कि जो पुलिस वाला हमको पकड़े, जो टीटी हमको पकड़े वो भी मेरा चेला हो, और जो पुलिस वाला हमको ले जाए वो भी मेरा चेला हो, और जिस एएसएम के सामने हमारी प्रस्तुति हो वो भी मेरा चेला हो, और जिस जेल में बंद करे उसका जो हेड कांस्टेबल हो वो भी मेरा चेला हो। माँ कसम हंसी हंसी जेल भोग लेंगे हम, और बिना टिकट के ही चढ़ेंगे, और ये सपना तू ही मेरा पूरा कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का जो प्रक्रिया है वो अब ख़त्म हो चुका है। 16 अगस्त को आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद कट ऑफ का दौर जारी है। लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का रोल कितना होगा, ये सभी संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। लेकिन सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, आगे अब क्या, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर जुड़ेंगे जो आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। लाइव बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और आपका भी सब स्वागत करते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बच्चों का केयर करते हैं आप लोग, और बच्चों पे इतनी सारी वीडियोस ला रहे हैं। अभी तो चैनल वाले समझिए कि जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। रही बात सर आपका जो प्रश्न है, पहले तो आप अपने प्रश्न बता दीजिए कि क्या है, उसको हम उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर देंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे किया जाए, आगे का दौर क्या रहेगा? कट ऑफ तो लगभग सबको क्लियर हो चुका होगा, इस पर वीडियोस भी आ चुके हैं बहुत सारे। 55 से 65 हमने कट ऑफ जारी किया है और बताया है। जो हमारा एनालाइजेशन है, चूँकि बहुत सारा सर्वे मैंने करवाया, लगभग यूट्यूब पे 80,000 बच्चों ने वोटिंग किया, उसके आधार पर जो सर्वे निकल कर आया है उसके हिसाब से 55 से 65 है। ऐसा नहीं कि 50 वालों का नहीं होगा, 50 वालों का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में थे, नॉर्मलाइज होकर उसका उनका स्कोर कहाँ तक जाता है और क्या उनकी कैटेगरी है। तो उस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग आगे की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। सर आगे की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो अभी मैं कुछ चैनल वालों से बहुत गुस्सा हूँ। इसलिए गुस्सा हूँ कि वो लोग थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं बच्चों को। अब मिसगाइड कहाँ होते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम दे के बच्चा निकला। अब जैसे कल ही मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, मैंने लगभग 25 सेट का जीरोक्स प्रिंट निकलवा के मैंने 2500 सेट को लगभग 4 घंटे मैंने रात में एनालाइज़ किया। लगभग मैं 2 बजे सोया हूँ। जब मैंने उस सेट को देखा तो बड़ा अजीब लगा हमको, और तब हमको थोड़ा सा गुस्सा आया। अब गुस्सा क्या आया, जैसे होता क्या है कि एग्ज़ाम हॉल से कोई बच्चा एग्ज़ाम दे के निकलता है और एक मोबाइल या एक माइक लेके कोई भी बंदा पहुंचता है और कहता है कि बताइए आपके सेट में किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या आपके क्वेश्चन थे। तो उस टाइम वो बता देता है कि नींबू का पीएच मान जो था ना वो पूछा गया था, मीथेन का सूत्र पूछा गया था। ये बातें लाखों में व्यूज़ जाती है और ये बातें सर्कुलेट हो जाती हैं। तो बच्चों को ये लगता है यही पूछ रहा है, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं होता है। वो क्वेश्चन होता है लेकिन वही क्वेश्चन होता है, ऐसी बात नहीं है। जब हमने कल का क्वेश्चन देखा, इससे पहले सही बात है बच्चे निकले और बोले कि नींबू का पीएच पूछा गया। तो चूंकि मैं साइंस का फैकल्टी हूँ तो साइंस को और मैंने गहराई से देखा। लेकिन तब जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बिलीव कीजिए उसमें बच्चे बहुत आसानी से अवतल लेंस मार देते हैं या अपसारी लेंस मार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ आंसर था ही नहीं। वहाँ डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा था। लेकिन ये बात किसी ने माइक सटाने के बाद नहीं कही। उसका रीज़न है, उसमें बच्चों की गलती नहीं है, उसमें कहिए तो चैनल वालों की भी गलती नहीं है। गलती इस स्ट्रैटेजी बनाने वाले की है। आप कहिएगा कैसे? कोई भी बच्चा एग्ज़ाम हॉल से निकल के सिर्फ इजी क्वेश्चन ही याद रखेगा, क्योंकि दिमाग इस तरीके से लोगों का ट्रेंड होता है कि इजी चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं और जो टफ चीज़ें होती हैं वो स्किप कर देते हैं। तो वो 1-2 इजी क्वेश्चन याद करके आते हैं, उसको माइक में बोल देते हैं और ये बातें सोशल मीडिया पे आती है और चीज़ें लोग अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है।
उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था कि मेडिकल वेस्ट जो होता है उसको आप कैसे नष्ट करेंगे, ये क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं बताया, जबकि ये क्वेश्चन था। उसमें एक क्वेश्चन था जलाकर, एक क्वेश्चन था गड्ढा में डालकर, और एक क्वेश्चन था भस्मीकरण विधि द्वारा। आप बिलीव कीजिए भस्मीकरण विधि कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन था। और जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो हमको ये लगा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी उठाया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर से ही उठाया गया है ये नहीं कह सकते। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया है, 10 to 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, लेकिन 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया है। आप एक बार क्वेश्चन को, अगर आप ही के पास बच्चे क्वेश्चन आए होंगे तो आप उसको देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्रेम हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। आपको सर दिमागी रूप से इस कदर तैयार रहना होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली मजबूत होना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप करोड़ों बच्चे के बीच में आप गए तो वहाँ पर सर आपका करोड़ों से कॉम्पिटिशन था, और 7 लाख में आना था, बहुत आसान था। लेकिन अब 7 लाख जो बच गए हैं वो शेर हैं, वो हर उस गीदड़ को मात दे देंगे जिस गीदड़ में 100% एनर्जी होगी। टंग टुट्टा का तो बातें छोड़ दीजिए, हर उस गीदड़ को वो मात दे देंगे जिस गीदड़ में 100% एनर्जी होगी। तो अगर आपको एनटीपीसी मेंस क्वालिफाई करना है सर, तो आपको सर हर हाल में शेर बनना होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ। एक टीचर का काम है जगाना, डराना नहीं। तो मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि कहाँ पर मिस हो सकता है, कहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं। जब मैंने देखा तो एक चीज़ में आप गौर कीजिएगा सर, आप लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे पिछली बार की वैकेंसी से दुगुनी वैकेंसी इस बार है, तो बच्चों का ये माइंडसेट है कि इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। जबकि आप जब सर देखिएगा कट ऑफ जब फाइनल मेरिट बनता है, वेटिंग में जो बच्चे होते हैं ना, उनका 0.5 से कम वाले बच्चे 50,000 होते हैं। इस बात पे अगर आप गौर नहीं कर रहे हैं तो आप गौर कीजिए। अब हमने जैसे पिछले बार ड्राइवर का कट ऑफ था, एनटीपीसी का कट ऑफ था, उसमें हमने ये देखा, ड्राइवर के कट ऑफ में देखिए क्या हुआ कि 71 पे मेरिट बना, उस बोर्ड का सीट था 3000। आप बिलीव कीजिए 70 से 71 के बीच में 10,000 बच्चे थे, 6,000 बच्चे थे, 5,000 बच्चे थे। मतलब कहने का मेरा ये है कि सीट बढ़ा जरूर है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा उससे। एक नंबर से ज़्यादा कट ऑफ हैम्पर नहीं होना, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे उस रेंज में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ बहुत कम पे आपका जो है कंपटीशन होना है। अब आप कहिएगा सर ये सब बात आप बोल दिए, ये बताइए कि पढ़ें कैसे। तो बहुत सारे बच्चे ही सोच रहे हैं, 9 सेट जो प्रीवियस ईयर का है उसकी भी सर किताबें आ रही है, हमारे पब्लिकेशन भी से भी आ रही है, अन्य पब्लिकेशन की भी, आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। तो वो 9 सेट आप देखिए, लेकिन वही 9 सेट के भरोसे नहीं रहिएगा, इसलिए कि हमने कहा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो सर जगने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि आप पढ़ते कैसे हैं, आप पहले इसको भी एनालाइज कीजिए। जैसे आप 45 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है, तो 45 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है, तो आपको क्वेश्चन ये समझ के ही एग्जामिनर देगा कि बच्चों को कितने मिनट में कितना क्वेश्चन बनाना है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। लेकिन 10% जो टफ क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी आप तैयार रहें। ऐसा नहीं कि साफे इजी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ आएंगे ही आएंगे जो डिसाइड करेंगे कि 7 लाख में 35,000 कौन होगा। तो ये टफ क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें? टफ क्वेश्चन की तैयारी सर कैसे करें, बहुत अच्छी बात है। टफ क्वेश्चन नहीं होता है सर, क्वेश्चन स्मार्ट होता है। देखिए चूँकि हम सर टीचर हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोचिंग चला रहे हैं और हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सर पढ़ा रहे हैं। तो जब हम सर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको ये लगता है कि क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट आता है। नहीं कहते हैं बड़ा प्यार से जो है खून करके चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो सर क्वेश्चन स्मार्ट आ रहा है। अब स्मार्ट क्वेश्चन की तैयारी कैसे होगी? स्मार्ट क्वेश्चन की तैयारी स्मार्टली होगी। मतलब आप ऐसा क्वेश्चन मत बनाइए जिसमें 5 लाइन का सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन 2 लाइन का आएगा, लेकिन सॉल्यूशन स्मार्टली करना होगा, आपको टाइम बचाना हो। कभी भी देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं न्यूमेरिकल पूछेगा साइंस में या मैथ में ही क्वेश्चन पूछ दिया, रीजनिंग में हो क्वेश्चन पूछ दिया। सर अगर सही तरीके से बनाइएगा तो 76/7.6 आएगा, जिसको बहुत आसानी से काट सकते हैं, ऊपर में 10 हो जाएगा। 76/7.6 बहुत आसानी से कटेगा। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा 89/96 आ जाएगा, जो कभी नहीं कटेगा और ना आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। इसको कहते हैं स्मार्ट डीलिंग। स्मार्टली डील कब होगा? आप कहिएगा ई कैसे होगा सर? ई होगा सर प्रैक्टिस से।
कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये प्रैक्टिस कैसे होगा सर? प्रैक्टिस ऑफलाइन में होगा। आप कहिएगा तो सर क्या आप अपने कोचिंग में बुला रहे हैं? नहीं, ग्रुप में सर डिस्कशन कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, ग्रुप में झगड़ा नहीं कीजिए। अगर कोई किसी बात के लिए रिजिड होता है, अभी जो ग्रुप्स बन रहे हैं बच्चों के, उसमें झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। ग्रुप में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए सर ग्रुप डिस्कशन करने का, और तब आप चीज़ों को स्मार्टली डील कीजिएगा। एकदम प्रैक्टिस ही आपको बचा सकता है। दूसरा, अभी कहीं पर भी जाके टारगेट बैच नहीं पकड़ लेना है कि हम टारगेट बैच करवा रहे हैं, पता चला कि सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तब तो पीटी निकला है। आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करनी है मतलब डू योर डिस्कशन फास्ट, अनाधुन डिस्कशन कीजिए जितना आप कर पाते हैं। डिस्कशन, सेल्फ सेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और किसी भी प्रकार के उस टाइम के टाइम बर्बादी को सर इग्नोर कीजिए जो आपके लिए हानिकारक है। एक बार सर ASM बन जाइएगा ना, माँ कसम, पूरा उस क्षेत्र में तो लोग कहेंगे कि इसका बेटा स्टेशन मास्टर है। अब बाबूजी का सीना यूँ फक्र से चौड़ा हो जाए, बातें बात में कह देंगे हाँ बेटा को छुट्टी कहाँ हुआ है, बेटा तो रेलवे में है। क्या कहें, रेलवे में इतना ना स्टेशन मास्टर का काम होता है, जबकि उस सबको बता रहे हैं कि मेरा बेटा स्टेशन मास्टर है। अच्छा, स्टूडेंट हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देता है, एग्ज़ाम आता है, वो है बुक्स। तो क्या बुक्स भी ऐसा कोई है जिसकी तैयारी करनी? बताते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी कहते हैं ना, देखिए हमको गुस्सा आता है। आप कहिएगा गुस्सा क्यों आता है? कभी आपका छोटा भाई अगर कोई गलती करता है तो आप गलत हैं, वही काम आप कीजिए, आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन छोटका भाई आपका गलती कर देगा, बहुत गुस्सा आएगा। काहे जानते हैं? काहे कि आपको दिखता है कि उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है, इसीलिए गुस्सा आता है। एक टीचर को उल्टी टोपी पहनने पे गुस्सा इसलिए आता है कि इस बात के लिए उसका कोई नहीं है, टीचर और स्टूडेंट में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन इस बात के लिए गुस्सा आता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर हमको भी गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि 2-4 कोई कहते हैं छपरी यूट्यूबर, हमको उस बात पे गुस्सा आता है। वो क्या कहेंगे कि सर फलना किताब पढ़ लो। अब बिलीव कीजिए, फलना किताब के अभी के सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं, कहेंगे फलना किताब पढ़ लो। हम सर किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, लेकिन होता क्या है, उसका व्यूज़ चला गया 9 लाख। बच्चे ये सोचते हैं कि कैमरा से बना हुआ यूट्यूब पे आ गया, ये बहुत ऑथेंटिक है। अरे भाई, वो आदमी ऑथेंटिक है तभी वो बात ऑथेंटिक है। अब आप कहिएगा सबसे ऑथेंटिक आप ही हैं, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिसको आप अपने दृष्टिकोण से, सर हमको अमिताभ बच्चन का सिनेमा अच्छा लगता है तो आपको भी लगेगा, ये जरूर थोड़े है, आपको नवाजुद्दीन का भी लग सकता है। तो आपके जो ऑथेंटिक लोग हैं, जिनको आप मानते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर सोचते हैं, ये अच्छा सोच पाते हैं, आप उन्हीं की बात को फॉलो कीजिए और अल बल के बातों को फॉलो मत कीजिए। पता चला यूट्यूब पे वीडियो आ गया, वीडियो है मतलब ओकरा फॉलो कर लेना, जबकि उसका करंट सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। हम हाल की बात बताते हैं, कुछ दिनों पहले अब किसी यूट्यूबर ने बना दिया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो काम हो जाएगा, जबकि सर मामला क्या है बताइए। 2018 से पहले का सिलेबस जो था वो ग्रुप डी का कुछ और था, 2018 के बाद का ग्रुप डी का सिलेबस कुछ और था है। आज 2018 से अगर किताब इतनी मोटी है, इसका मतलब 2002 के क्वेश्चन देल है, और 2012 के क्वेश्चन देल है, 2015 के क्वेश्चन देल है, जबकि वो अब सिलेबस से नहीं। तो सर पढ़े क्या? हाँ, पढ़ें क्या? पढ़ें सर करेंट पैटर्न पे बेस्ट जो बुक है उसको पढ़ें। चच्चा पढ़ के ही किताब से नौकरी लिए हैं तो उस किताब से आपको नौकरी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सर सिलेबस बदल चुका है। चचा के टाइम में अगर एग्ज़ाम देते तो हो जाता, लेकिन समस्या ये, चचा को फ़ोन कीजिएगा, चचा कौन किताब पढ़ें, चचा कहेंगे फलनमा किताब हम पढ़े थे, ओकरे सब क्वेश्चन टकरा गया था। अरे माँ कसम, सिलेबस बदल गया है। ई के चचा को ही बताओ कि सिलेबस वो बदल गया है, और कुछ किताब वही है जो उस टाइम था, वही किताब फिर से प्रिंट होके आ रही है। तो सर अब आप कहिएगा आप NTPC PT निकालें, इसका मतलब आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल का है, औरों से आप अलग हैं, करोड़ों में 7 लाख हैं, पूरे भारतवर्ष के युवाओं में सबसे बेस्ट हैं। अगर आप IAS IPS की बात करें, BPSC होल्डर्स की बात करें, तो उसके बाद आप ही आते हैं। तो अगर आप आते हैं, इसका मतलब आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल में है। नेक्स्ट लेवल में मतलब आप PT को ध्यान में रखते हुए, मेंस के पिछले साल के क्वेश्चन को देखते हुए, इस बार के पैटर्न को फॉलो करते हुए, नए पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम CBT 2 की तैयारी करें या नहीं करें, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, उनके लिए क्या कहें? सर देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आप बिलीव कीजिए आपका रिजल्ट हो रहा है। अगर आप 45, 48, 50 प्लस हैं तो आपके 60 to 70% चांस है कि आपका होगा, और अगर आप 55 प्लस हैं तो आपके रिजल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सर भगवान तो हम भी नहीं हैं,
हम लोग एनालाइजेशन ही कर सकते हैं। ये बंद पिटारे की बात है कि जदयू की सरकार बनेगी कि आरजेडी की सरकार बनेगी। तो आप लोग जैसे कहते हैं ना पोलिंग करवाते हैं, वैसे हम लोग भी सर एक डेटा कलेक्ट करके एक ओपिनियन बनाते हैं। हो सकता है 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर जाएगा, जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। तो अभी लगभग सारे बच्चे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए जिनका भी 45 नंबर प्लस आ रहा है। इसलिए अगर आप दूसरा जब मेंस की तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी साथ ही साथ हो जाएगा, उसको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। आप ग्रुप डी कीजिए ना, मेंस अपने हो जाएगा, आपको नहीं करना है, छोड़िए अलग से कुछ नहीं करना है। ग्रुप डी कीजिए, मेंस अपने हो जाएगा, जीएस तनी दाब देना है, मतलब जीएस तनी दाब के पढ़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। ये रिजल्ट एनटीपीसी पीटी का कब तक आ सकता है और मेंस का एग्ज़ाम कब तक लिया जा सकता है? सर देखिए, मेंस के एग्ज़ाम में कम से कम 2 महीना तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। अच्छा, 6 महीना भी लग सकता है। वही बात है सर, अगर ग्रुप डी ले लिया शेड्यूल वे में तो 6 महीना, ग्रुप डी नहीं लिया तो बीच में एनटीपीसी हो जाएगा। तो सर ये इस पर कोई चर्चा नहीं। देखिए ये बात पे तो और गुस्सा आता है हमको। आप कहिएगा क्यों गुस्सा आता है? सर हम टीचर हैं और हम बच्चों के हर उस अंधकार पे उस पर गुस्सा करते हैं जब वो अंधकार की तरफ जाता है। बच्चे हमारे पास आकर पूछते हैं कि ऐ सर एग्ज़ाम कहिया होगा। देखिए हम गुस्सा हैं और वो गुस्सा हम अपने यूट्यूब पे भी बच्चों को एकदम क्लास में भी हम उसको डांटते हैं। और एक अच्छे टीचर को सर गुस्सा आता है जब बच्चे गलती करते हैं। अब बच्चे आएंगे कि सर एग्ज़ाम कब होगा। जब एग्ज़ाम हो गया और उनका नहीं हुआ, अब कहेंगे नई वैकेंसी कब आएगी। कहीं एग्ज़ाम हो गया और पीटी हो गया तो कहेगा सर मेंस लेगा कि नहीं। अब मेंस ले लिया और नहीं हुआ तो कहेगा अगली वैकेंसी कब आएगी। भाई मेरे, एग्ज़ाम का लेना वैकेंसी का आना ये दोनों ना तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, ओकरा बढ़िया से कर देना है। एक बार फिर से 3 महीना लेट हो या 4 महीना लेट। एक बार फिर से लौटते हैं जरा कट ऑफ पर। बहुत ये भी पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना रोल रहेगा कट ऑफ में? बहुत अहम रोल रहे। नॉर्मलाइजेशन में सर 20-20 नंबर बढ़ते हुए हमने देखा है और 10-10 नंबर घटते भी देखा है। तो नॉर्मलाइजेशन ये भी एक अहम रोल लगेगा। पता चला 51 है और नॉर्मलाइज होकर 71 हो गया, पता चला 81 है और नॉर्मलाइज होकर 65 हो गया। ये हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका किस सिटिंग में एग्ज़ाम था, वो डिपेंड करेगा आपने एक्यूरेसी कितना मेंटेन किया है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल क्या था। फाइनली CBT 2 के अभ्यर्थियों के लिए क्या कहिएगा? अपडेटेड क्वेश्चन पढ़िए, करंट पैटर्न को फॉलो कीजिए, मैक्सिमम नंबर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली नहीं जाके स्मार्टली डील कीजिए। डीप नहीं जाना है, स्मार्टली डील कीजिए। जीएस को थोड़ा डीप लीजिए, मैथ और रीजनिंग को स्मार्टली डील कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। मोबाइल पे ही कीजिए लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग के टेस्ट नहीं देना है। सप्ताह में 7 दिन टेस्ट नहीं मार लेना है। मोबाइल भी बहुत अच्छा साधन है, मोबाइल पे आप खोलिए, प्रॉपर उस पर टाइम चलता है, प्रॉपर आपको वही व्यू मिलेगा। कंप्लीट टेस्ट मारिए जिसका भी आप मारते हैं। हम एक भी तो समस्या ही है कि निगेटिविटी जब आपके अंदर से आ जाएगी, नहीं सर ये बात आप बोल रहे हैं, कहीं आप ही का तो लोभ नहीं। 100 बार सर प्रणाम है, एकदम हमको 1% हमको आपका नहीं चाहिए। जहाँ दिल करे वहाँ पढ़िए, लेकिन मेरे शेर कभी स्टेशन पे मिलना। हम तो यही चाहते हैं कि जो पुलिस वाला हमको पकड़े, जो टीटी हमको पकड़े वो भी मेरा चेला हो, और जो पुलिस वाला हमको ले जाए वो भी मेरा चेला हो, और जिस ASM के सामने हमारी प्रस्तुति हो वो भी मेरा चेला हो, और जिस जेल में बंद करे उसका जो हेड कांस्टेबल हो वो भी मेरा चेला हो। माँ कसम हंसी हंसी जेल भोग लेंगे हम, और बिना टिकट के ही चढ़ेंगे, और ये सपना तू ही मेरा पूरा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और कई अहम बिंदुओं पर आपने चर्चा की, खासकर CBT 2 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कट ऑफ को लेकर लगातार वीडियोस सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अब ज़रूरी है कि आखिरकार आगे अब क्या, कैसे पढ़ा जाए और कैसे पूरी बहाली में जो वैकेंसी है उसमें अपना स्थान पक्का किया जाए। और SK झा सर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया और ये भी बता दिया कि तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंततोगत्वा पढ़ाई आपको ही करनी है, परीक्षा आपको ही देनी है और अपना स्थान पक्का करना है। तो आगे भी सर हमारे साथ बने रहेंगे और लगातार जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका निदान करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।